नमस्ते। सोचिए एक ऐसी जमीन के बारे में जहां करोड़ों लोग अलग अलग भाषाएं और मान्यताएं होने के बावजूद सिर्फ एक सपने के लिए एक साथ उठ खड़े हुए, आजादी। आज हम 1920 और 30 के दशक के भारत की उसी रोमांचक कहानी में चलेंगे जब एक लक्ष्य ने अनगिनत सपनों को एक साथ जोड़ दिया था। जरा इस तस्वीर को देखिए। सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये उस दौर के भारत की आत्मा की आवाज है। लेकिन सवाल तो यही उठता है, इतनी सारी अलग अलग आवाजों ने मिलकर आजादी का एक सुर कैसे साधा? यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरुआत करेंगे पहले विश्व युद्ध के बाद के भारत से और फिर उन महान राष्ट्रीय आंदोलनों का पता लगाएंगे जिन्होंने देश का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद के दौर से। सोचिए, एक ऐसा भारत जो सचमुच एक बारूद के ढेर पर बैठा था, जहां हर कोने में गुस्सा और बेचैनी सुलग रही थी। हुआ ये कि अंग्रेजों ने युद्ध का सारा बोझ आम आदमी पर डाल दिया था। टैक्स बढ़ा दिए गए, चीजों की कीमतें आसमान छूने लगीं। ऊपर से गांव से नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था। और जब लगा कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तभी सूखे, अकाल और एक जानलेवा महामारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। मतलब हर तरफ से मुसीबत ही मुसीबत थी। और इस तबाही का जो इंसानी नुकसान हुआ वो तो कल्पना से भी परे था। 1921 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ अकाल और महामारी से 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा जानें चली गई। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद हालात सुधरेंगे, पर उनकी मुश्किलें तो बस और बढ़ गई थीं। लेकिन इसी गहरे अंधेरे और निराशा के बीच साल 1915 में एक उम्मीद की किरण नजर आई। महात्मा गांधी भारत लौटे और वो अपने साथ संघर्ष का एक ऐसा तरीका लेकर आए जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, सत्याग्रह। और जैसा कि गांधी जी ने खुद कहा था, सत्याग्रह कोई जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि रूह की ताकत है, ये सच की ताकत है। उनका संदेश एकदम साफ था, अगर आपकी लड़ाई सच्ची है तो जुल्म का सामना करने के लिए हथियारों की जरूरत ही नहीं है, आपकी सच्चाई ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, सत्याग्रह का मतलब चुपचाप बैठना बिल्कुल नहीं था। ये एक एक्टिव स्ट्रगल था जिसका मकसद दुश्मन को हराना नहीं बल्कि उसके ज़मीर को जगाकर उसे बदल देना था। गांधी जी को विश्वास था कि अहिंसा का यही धर्म पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सकता है। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने पहले इस नए हथियार को छोटे स्थानीय संघर्षों में आजमाया, चाहे वो बिहार का चंपारण हो या गुजरात का खेड़ा और अहमदाबाद। उन्होंने बार बार यह साबित किया कि सत्याग्रह काम करता है। ये जो छोटी छोटी जीतें थी ना, इन्होंने ही एक बहुत बड़ी लड़ाई की जमीन तैयार कर दी। गांधी जी को अब यकीन हो गया था कि अब वक्त आ गया है इस संघर्ष को पूरे देश तक ले जाने का। एक देशव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और इस आंदोलन की स्ट्रैटेजी कमाल की थी। जनवरी 1921 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन का प्लान एकदम सीधा था, अंग्रेजी राज को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ठप कर देना। क्योंकि असलियत तो यही थी कि अंग्रेजों का पूरा राज हम भारतीयों के सहयोग पर ही तो टिका था। अगर हम ही सहयोग करना बंद कर दें तो उनका राज 1 साल के अंदर ढह जाएगा। और इस विरोध का सबसे जबरदस्त सिंबल बना विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। जैसा इस तस्वीर में दिख रहा है, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थीं। ये सिर्फ अंग्रेजों को एक आर्थिक चोट पहुंचाना नहीं था, ये तो पश्चिमी गुलामी के खिलाफ अपनी सांस्कृतिक आजादी का एक ऐलान था। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। गांधी जी ने नारा दिया स्वराज का, पर इस एक शब्द का मतलब हर किसी के लिए बहुत अलग था। शहर में रहने वाले मिडिल क्लास के लिए स्वराज का मतलब था अंग्रेजी स्कूल, कॉलेजों और अदालतों का बहिष्कार। वहीं अवध के किसानों के लिए इसका मतलब था जमींदारों के जुल्म से आजादी। आंध्रा की पहाड़ियों में आदिवासियों के लिए ये जंगल पर अपने पुराने हक की लड़ाई थी। और असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए, उनके लिए स्वराज का मतलब था उन बागानों की कैद से निकलकर अपने घर वापस जा पाना। तो लक्ष्य एक पर सपने कई। अब जब स्वराज की परिभाषाएं इतनी अलग अलग थीं, तो जाहिर है कि आंदोलन ने कई जगहों पर वो रूप ले लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और इसी टेंशन का नतीजा हमें 1922 में चौरी चौरा में देखने को मिला, जहां एक शांतिपूर्ण जुलूस अचानक एक हिंसक झड़प में बदल गया। अब गांधी जी के लिए अहिंसा सिर्फ एक रणनीति नहीं थी,
वो उनका सबसे बड़ा सिद्धांत था। जैसे ही उन्होंने देखा कि आंदोलन में हिंसा आ गई है, उन्होंने एक पल भी देर नहीं की और चौरी चौरा की घटना के फौरन बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन तो रुक गया और उसके बाद कुछ साल थोड़ी शांति रही, लेकिन 1920 के दशक के आखिर तक आते आते दुनिया भर में जो आर्थिक मंदी छाई थी, उसकी वजह से भारत में बेचैनी फिर से बढ़ने लगी। एक नए और बड़े संघर्ष के लिए मंच तैयार हो रहा था। और इस बार स्ट्रैटेजी एक कदम और आगे थी। देखिए, असहयोग का मतलब था अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट करने से मना करना, लेकिन अब सविनय अवज्ञा का मतलब था कि न सिर्फ कोऑपरेट करने से मना करो, बल्कि उनके बनाए गए गलत कानूनों को खुलेआम तोड़ो। ये अब एक सीधी सीधी चुनौती थी। अब इस नई लड़ाई को शुरू करने के लिए गांधी जी को एक ऐसे सिंबल की जरूरत थी जो हर हिंदुस्तानी के दिल से जुड़े, और वो सिंबल उन्हें मिला एक मुट्ठी नमक में। सोचिए, नमक, एक ऐसी चीज जिस पर अंग्रेजों का टैक्स, अमीर हो या गरीब, हर किसी को देना पड़ता था। ये ब्रिटिश जुल्म का सबसे बड़ा और सबसे सीधा प्रतीक बन गया। और बस इसी प्रतीक के साथ शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से 240 मील दूर दांडी के लिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। 24 दिन तक वो चलते रहे और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने समंदर के पानी से नमक बनाया और अंग्रेजी कानून को तोड़ दिया। ये सिर्फ एक मुट्ठी नमक बनाना नहीं था, ये पूरे देश के लिए एक सिग्नल था। गांधी जी के इस एक कदम ने जैसे पूरे भारत में सविनय अवज्ञा की एक चिंगारी लगा दी। देश के कोने कोने में हजारों लाखों लोग नमक कानून तोड़ने और अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती देने के लिए सड़कों पर उतर आए। लेकिन कहानी फिर से वहीं आ गई। असहयोग आंदोलन की ही तरह इस आंदोलन में भी शामिल हर ग्रुप की अपनी अपनी उम्मीदें थीं, अपनी अपनी शिकायतें थीं। ये गठबंधन ताकतवर तो बहुत था, पर अंदर से उतना ही नाजुक भी। जरा इस मुश्किल गठबंधन की कहानी को समझिए। जो अमीर किसान थे, वो भारी लगान के खिलाफ आंदोलन में आए थे, लेकिन जब 1931 में बिना लगान कम हुए आंदोलन वापस ले लिया गया, तो उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। वहीं जो बिजनेस क्लास थी, वो व्यापार पर अंग्रेजी पाबंदियों से आज़ादी चाहती थी, पर उन्हें यह भी डर था कि अगर आंदोलन लंबा खिंचा तो उनका नुकसान होगा। और जो गरीब किसान थे, वो तो चाहते थे कि जमींदारों का किराया माफ हो जाए, लेकिन कांग्रेस अमीर जमींदारों को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने नो रेंट अभियानों का साथ ही नहीं दिया। और यही बात हमें उस दौर के सबसे बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देती है कि जब आज़ादी का मतलब ही हर किसी के लिए अलग हो, जब सपने इतने अलग अलग हों, तो इन बिखरे हुए धागों को जोड़कर एक मजबूत एकजुट राष्ट्र का कपड़ा आखिर बुना कैसे जाए। ये उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती थी, और शायद एक ऐसा सवाल जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखता